जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिसाके लखनऊ लखनऊ पैक्ट 1916। ये बड़ा अहम टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, और इसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में पीपीएससी के ज़रूर आ जाता है। पिछली दफ़ा भी पेपर आया था 2020 के अंदर। तो मिसाके लखनऊ जो है ये एक अहम टॉपिक है, इसको आपने गौर से सुनना है। और इसका जो एक क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है कि जी मिसाके लखनऊ कब हुआ, 1916 को हुआ। लेकिन जो इसका पस मंज़र था, ये किन हालात में हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके बारे में हम आज डिटेल से जो है पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिसाके लखनऊ दिसंबर 1916 में हुआ। एक चीज याद रखें, दिसंबर 1916। इसका पस मंजर ये था जी, इसका पस मंजर ये था कि 1910 के अंदर कुछ मुसलमान जो अकाबरीन थे मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के, उन्होंने सोचा कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो एक खलीज है, एक फर्क है, उसको कम होना चाहिए। तो उन लोगों ने अपनी अपनी कोशिश शुरू कर दी, जिनमें हकीम अजमल खान ने 1910 के मुस्लिम लीग के इजलास में इस बात का आयदा किया कि हिंदू और मुसलमानों को मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए ब्रिटिश राज के खिलाफ। सबसे पहले हकीम अजमल खान 1910, ये सदर थे मुस्लिम लीग के। हकीम अजमल खान ने 1910 में मुस्लिम लीग के इजलास में ये बात कही कि हिंदुओं और मुसलमानों को मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए, को मुश्तरका लाहा अमल इख्तियार करना चाहिए ब्रिटिश राज के खिलाफ, और ज्यादा से ज्यादा सहूलतें हासिल करनी चाहिए दस्तूरी निज़ाम को चलाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट के। इसी तरह कुछ जो अंग्रेज थे वो भी चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू मिलकर काम करें। अब ये भी उनकी एक स्ट्रेटजी थी, उनकी एक चाल कह ले, कि वो जो मामलात थे उनको बेहतर करना चाहते थे ताकि हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें विलियम वेडनबर्ग ये कांग्रेस के सरपरस्त थे। ये जो अंग्रेज थे ये सदर भी रह चुके थे कांग्रेस के। तो उस वक्त ये 1910 में ये सरप्रस्ते आला थे, सरप्रस्त थे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने सर आगा खान और सैयद अमीर अली, सर आगा खान प्लस सैयद अमीर अली से मुलाकात की। ये दो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर थे उस वक्त के, सर आगा खान प्लस सर सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली लंदन मुस्लिम लीग के सदर थे, इन्होंने ये फाउंडर थे। लंदन मुस्लिम लीग 1908 में कायम की गई थी और ये उसके सदर थे सैयद अमीर अली। ये जज थे, इनका एक अहम मुकाम था इंडिया में उस वक्त के दौर में। तो जब विलियम वेडनबर्ग ने इन दोनों से मुलाकात की और उसने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को
इकट्ठा रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए, इकट्ठी जदोजहद करनी चाहिए मुश्तरका। तो साल 1911 में 1911 में 60 हिंदू और 40 मुसलमानों के वफद ने एक इजलास बुलाया, जहां इकट्ठे बैठे, इकट्ठा एक लाहा अमल तैयार किया गया मुश्तरका, ताकि एक तो ये है कि हिंदू और मुस्लिम में जो तफरीक थी, खलीज थी, ये कम हो। दूसरा ये कि मुश्तरका लाहा अमल तैयार किया जाए गवर्नमेंट से ज़्यादा मराद हासिल करने के लिए। तो इस तरह ये एक इजलास हुआ था 1911 में, 60 हिंदू और 40 मुसलमान, जिनमें सरिंदरनाथ बैनर्जी, मदन मोहन मौलविया जैसे कट्टर हिंदू भी थे, और गोखले जैसे और पंडित नेहरू जैसे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू भी थे। याद रखना है, मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे। इनमें डिफरेंस है, बाज का तो वो एक ही चीज बन जाती। 1911 में ये जब मुलाकात हुई तो प्रोमिनेंट जो मुस्लिम लीडर थे, वकार उल मुल्क सैयद अमीर अली, तो उन्होंने भी शमूलियत के इख्तियार की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह ने भी, और उनकी कोशिश हुई कि इनको इकट्ठा किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि आपको पता है कि तकसीम बंगाल जो है वो मनसूख की गई 1911 में दिल्ली दरबार में, जब बादशाह जो इंग्लिस्तान का था जॉर्ज पंचम, वो इंडिया में आया, तो जो तकसीम बंगाल थी उसको खत्म कर दिया गया और बंगाल को दोबारा एक सूबा बना दिया गया। पहले बंगाल के दो हिस्से थे, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। अब बंगाल को लेकर मुसलमान जो बहुत परेशान हुए इस मामले को लेकर, उन्होंने कहा ये हिंदुओं की मिली भगत से हुआ है, हिंदुओं की एजिटेशन, उनके एहतजाज के सिलसिला में ये दोबारा जो है मनसूखी हुई है, इसलिए वो जो एक इकट्ठा होने का चांस था वो जाया हो गया और एक नफरत पैदा हो गई हिंदुओं के खिलाफ कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को कभी भी उनका जायज मुकाम नहीं देना चाहते। इसलिए अब उनमें ये फिर खला आ गया 1911 में तकसीम बंगाल के बाद। तो 1913 में जो था, मुस्लिम लीग ने अपना मंशूर चेंज कर दिया। चीज याद रखनी है कि मुस्लिम लीग का जो मंशूर था 1906 से लेकर 1913 तक 12 तक वो ये था कि हुकूमत बरतानिया के साथ वफादारी। अब उन्होंने जो अपना मसलक था वो चेंज कर दिया, अब उन्होंने मंशूर चेंज कर दिया और खुद मुख्तारी की तरफ पहला स्टेप उठाया। और 1913 में भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। कायदे आज़म आप जानते हैं कि ये अलंबरदार थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, इनको अलंबरदार कहा जाता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। तो कायदे आज़म ने ये बेअक वक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही के मेंबर थे। अब उन्होंने दोबारा कोशिश शुरू कर दी। गोखले ने भी, वो एतदाल पसंद हिंदू था। गोखले याद रखें, गोखले प्लस मोतीलाल नेहरू ये एतदाल पसंद हिंदू थे, मॉडरेट। और जो कट्टर हिंदू थे वो मैंने आपको बता दिया है, सरिंदरनाथ बैनर्जी, मदन मोहन मौलविया, ये कट्टर हिंदू थे। तो हुआ क्या, अब दोनों से कायदे आज़म की शमूलियत में 1913 में करने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सोचा कि अब जो है ना मिलकर एहतजाज करते हैं, एक लाहा अमल इख्तियार करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट का, खुद मुख्तियारी का। अब
जो अंदरूनी मामला थे इंडिया के उस वक्त वो भी खराब हो गए, उससे भी तहरीक मिली हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठे होने की। आपको पता है कि जो जंग अजीम है अव्वल है वर्ल्ड वॉर 1 वो 1914 में हुई थी। पहली जंग अजीम 1914 में हुई थी, 14 अगस्त 1914 ये शुरू हुई। जब पहली जंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई तो मुस्लिम लीग ने अपना इजलास नहीं बुलाया था 1914 को। याद रखें कि मुस्लिम लीग का इजलास 1914 को नहीं हुआ था। उससे पहले जितने भी साल गुजरे थे तो लगातार हर साल मुस्लिम लीग का इजलास होता था। मुस्लिम लीग का इजलास नहीं हुआ तो 1914 को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसकी रीजन ये थी कि जो मुसलमान लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों की दुश्मनी मोल लें, अंग्रेज हम पे गुस्सा हो, उसको इश्तियाल आए कि अगर हमने उनकी साइड ली तुर्की की। अब वजह क्या बनी? बेस ये बनी कि पहले जंग अजीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। तुर्की प्लस जर्मनी, उसके वर्सेस उसके अगेंस्ट ओपोनेंट कौन था? बरतानिया, इंग्लैंड। अब जो मुसलमान थे सब कंटिनेंट के, बड़े सगीर पाको हिंद के, वो चाहते थे तुर्की का साथ देना। क्यों साथ देना? क्योंकि तुर्की में उस वक्त खिलाफत थी और मुसलमान जितने भी ओवरऑल वर्ल्ड थे वो खलीफा को सबसे अहम मुकाम देते थे उस वक्त। इसलिए बरसगीर पाको हिंद के मुसलमान भी जो थे वो भी चाहते थे कि खलीफा जो है तुर्की है वो जंग जीते, उनकी हमदर्दियां तुर्की के साथ थी। लेकिन अब हुआ क्या कि उसके अगेंस्ट जो था वो बरतानिया था। अगर वो तुर्की का साथ देते थे, बरतानिया को गलत कहते थे, तो ये गद्दारी के जुमरे में आता था। क्यों? कि बादशाह के खिलाफ वो नहीं जा सकते थे। अब उनका बादशाह कौन था? जॉर्ज पंजम। चीज याद रखनी है, खलीफा वर्सेस बादशाह, किंग। असल मुकाबला किसमें था? खलीफा वर्सेस बादशाह, किंग। हिंदुस्तान में जिसकी हुकूमत थी वो था बरतानिया, जॉर्ज पंजम उसका बादशाह था। जॉर्ज पंजम जो था वो इंग्लैंड का भी बादशाह था और इंडिया का भी उस वक्त बादशाह था और उसके खिलाफ जाना गद्दारी के जुमरे में आता था। और मुसलमान जो थे खलीफा के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते थे, वो भी एक तरह की उनकी जो मजहबी आज़ादी है उसके खिलाफ बात थी। तो अब जो मुसलमान पिस के रह गए दरमियान में कि वो बादशाह से भी गद्दारी नहीं कर सकते और ना ही मुसलमान खलीफा से कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ मुसलमान अकाबरीन थे जैसा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली यानी कि मौला अली बरादरान, इन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एहतजाज किया। और मौलाना हसरत मोहानी जो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, इन दोनों को नजरबंद कर दिया गया, तीनों को जेल के अंदर डाल दिया गया। जो हिंदू थे उन्होंने तो सपोर्ट किया इंग्लैंड को, बरतानिया को, मशरूत गैर मशरूत तौर पर कोई शर्त नहीं रखी कि हम जंग अजीम अव्वल में आपको सपोर्ट करते हैं। जो मुसलमान थे वो परेशान थे कि किन को सपोर्ट करें, किन को सपोर्ट ना करें। अब क्या हुआ कि इसके बाद मुसलमानों ने कुछ बातें जो थी बरतानिया के ज़हन में डाली कि जो मुकद्दस मुकामात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात। इस सूरत हाल को लेकर जब देखा कि बरतानिया इंग्लैंड फंस चुका है जंग अजीम में, तो हिंदुओं और मुसलमानों ने सोचा, मुस्लिम लीग ने, कि क्यों ना हम भी एक तहरीक चला दें, इन मामलों को देखते हुए अपने मकासद पूरे करें, ज़्यादा से ज़्यादा
खुद मुख्तियारी की तरफ जाएं, सेल्फ रूल की तरफ जाएं। तो इसीलिए 1916 में मिसाक लखनऊ पेश आया। अब आपको सारी इसकी लॉजिक समझ आ गई है मिसाक लखनऊ क्यों हुआ। अच्छा जी, इससे पहले एक और चीज अहम बात सुन लें कि मिसाक लखनऊ से पहले 1915 में इजलास हुआ कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, जिसमें कायदे आज़म ने शमूलियत इख्तियार की और जो सरिंदर नाथ बैनर्जी थे उनको कहा कि हमें एक मुश्तरका लाहा अमल अपनाना चाहिए दस्तूरी निज़ाम को बेहतर करने के लिए। तो सरिंदर नाथ बैनर्जी ने कांग्रेस की एक कमेटी बना दी, इसी तरह मुस्लिम लीग ने भी एक कमेटी बना दी। दोनों ने मिलकर फैसला किया बाहम सलाह मशवरे के साथ कि एक दूसरे के जो मुतालबात हैं उनको साथ लेकर चलना है, और यही मुतालबात हैं वो जो बरतानिया हुकूमत है, ब्रिटिश राज है, उसके सामने रखें। जिसमें से सबसे पहला जो था सेल्फ रूल, खुद मुख्तियारी के हमें खुद को हुकूमत करने दी जाए। मुस्लिम लीग का मंशूर भी यही था 1916 में, और कांग्रेस का मंशूर भी यही था। इस एक नुक्ते पे दोनों इकट्ठे हो गए, इसलिए मिसाक लखनऊ पेश आया 1916 के अंदर। अच्छा, इसको मैं अरेज करने लगा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। सर जी सर, ये 1911 में मतलब क्या हुआ? यहाँ से मुझे आवाज नहीं आई आपकी। 1911 में एक इजलास हुआ मुसलमानों और हिंदुओं का इकट्ठा, यानी कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज को फर्क को कम करने के लिए विलियम वेडनबर्ग जो कांग्रेस के सरपरस्त थे, उन्होंने एक मुश्तरका इजलास बुलाया ताकि मिल बैठकर कुछ मामला तय किए जाएं, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कुर्बत पैदा की जाए। इसलिए 1911 में 60 हिंदू और 40 मुसलमानों ने मिलकर ये इजलास में शमूलियत इख्तियार की थी। क्लियर जी? जी सर, थैंक यू। जी, अब 19 वालेकुम सलाम जी, सवाल एंड पे आप कीजिएगा, अभी मैं जरा स्टार्ट करने लगा। हूं 1915 में मुस्लिम लीग का इजलास बंबई में हुआ, जिसकी सदारत मजहरुल हक ने की। उस वक्त 1915 में
मुस्लिम लीग का जो इजलास हुआ उसकी सदारत मजहरुल हक ने की। वो भी हिंदुओं के साथ मिलकर मुतालबात मनवाना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर अपने मुतालबात ब्रिटिश सरकार को भेजें, उनसे वो मनवाएं, मिलकर जद्दोजहद करें सेल्फ रूल की गवर्नमेंट की। 1915 में हुआ था, डेट याद रखनी है। कहाँ हुआ था? बंबई में। सदारत किसने की थी? मजहरुल हक ने। सदर यानी कि कौन थे मुस्लिम लीग के? सदारत मजहरुल हक। अब मुस्लिम लीग के सदर थे मजहरुल हक, ये चाहते थे कि जो जुदा गाना इंतखाब का हमें मौका मिला है ये उसी तरह रहना चाहिए। हिंदू इस पर खुश नहीं थे। एक चीज याद रखें कि हिंदू मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदा गाना इंतखाब की सहूलत दी गई थी, हिंदू उस पर खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि मुसलमानों को ये सहूलत ना मिले। लेकिन जो मजहरुल हक थे वो चाहते थे कि इस पर बात ना की जाए, जुदा गाना इंतखाब उसी तरह बरकरार रहे। हिंदू हिंदुओं को वोट दें, मुसलमान मुसलमानों को वोट दें, मुसलमान अपने नुमाइंदे खुद चुने। अब इस बात को लेकर जो एतदाल पसंद हिंदू थे कांग्रेस के, वो ये बात मान गए और 1916 में कायदे आजम की कोशिशों से दोनों के मुश्तरका इजलास, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, चीज याद रखें, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इकट्ठे इजलास, मुश्तरका इजलास 1916 में हुआ। दिसंबर 1916 में कहाँ हुआ? लखनऊ के मुकाम पर। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इजलास कायदे आजम की कोशिशों से। यहां ही कायदे आजम को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कहा गया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर, क्वेश्चन ये बहुत आ चुका है पीपीएससी के अंदर। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी जॉब हो, उसमें ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हु इज या हु वाज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर कौन थे? तो वो थे कायदे आजम। और ये खिताब उनको किसने दिया? मिसिस एनी बेसेंट ने। मिसिस एनी बेसेंट ने उनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर करार दिया था। अहम क्वेश्चन इस सवाल के अंदर ये निकला है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कौन था? तो वो कायदे आजम थे। कायदे आजम चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर काम करें। इन्होंने एक पुल का काम किया, दोनों के दरमियान उनको मिलाया, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। और उनकी इस कोशिश बराबर साबित हुई ये कोशिश। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इकट्ठा इजलास हुआ लखनऊ के मुकाम पर। और इनको ये लकब किसने दिया, ये खिताब किसने दिया? मिसेस एनी बेसेंट ने। बाज़ जगह गोखले भी लिखा हुआ है कि गोखले ने कायदे आजम को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर करार दिया था। जी, ये नजर आ रहा है कायदे आजम को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब, लकब किसने दिया था? मिसिस एनी बेसेंट।
नाम याद रखना है। और मिसिस एनी बेसेंट कौन थी? ये एक आयरिश लेडी थी जो होम रूल, जिसने तंजीम बनाई थी होम रूल, होम रूल। आप सबको समझ आ रही है? मिसिस एनी बेसेंट ने तिलक के साथ एक चीज का इजाफा कर लें, बाज पेपर में बाज जो गाइडें हैं, जो बुक्स हैं, उसमें तिलक भी लिखा हुआ है। तिलक, तिलक प्लस मिसिस एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर 1916 में होम रूल कायम की थी। होम रूल लीग, होम रूल लीग। जिस तरह मुस्लिम लीग थी, इस तरह होम रूल लीग कब कायम हुई? 1916 में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पेपर में आ जाए कि होम रूल लीग कब कायम हुई, तो आप कह सकते हैं कि 1916 में। दूसरा सवाल, किसने कायम की? मिसिस एनी बेसेंट प्लस तिलक। अगर खाली एनी बेसेंट आ जाए तो उस पर टिक कर दें, अगर साथ तिलक आ जाए तो तिलक को टिक कर दें। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया? चलें आगे जी। यस सर। ठीक हो गए। अब ये जो डेट है, मिसाके लखनऊ की डेट याद रखें। चौथा सवाल अहम, 28 दिसंबर 1916। 28 दिसंबर। अब ये मुझे रेस करना पड़ेगा थोड़ा सा। मिसाके लखनऊ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मिसाके लखनऊ पे दस्तखत कब हुए, तो यू कैन से 28 दिसंबर 1916 कि 28 दिसंबर 1916 को इस पे साइन हुए थे, दस्तखत हुए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुश्तरका। क्लियर हो गया जी? अब हम आगे चलते हैं। यहां तक हमने इसका पस मंजर पड़ा कि मिसाके लखनऊ क्या था, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये किस तरह का हुआ। अब हम इसके अहम नुकात पढ़ते हैं कि मिसाके लखनऊ क्या था, इसके अंदर क्या है और उसमें क्या डिमांड्स की गई ब्रिटिश सरकार से, ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। मिसाके लखनऊ के अहम नुकात, सबसे पहले था जुदागाना इंतखाब। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था जुदागाना इंतखाब, जिस पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे हुए, मुश्तरका बयान जारी किया, मुश्तरका डिमांड की ब्रिटिश सरकार से कि जो मुसलमान हैं इनको जुदागाना इंतखाब की इजाजत दी गई है। उनका ये मुतालबा है कि मुसलमानों को अलग कौम
समझा जाए और उनके अपने नुमाइंदे खुद चुनने दिए जाएं, मुंतखब करने दिए जाएं। सबसे पहला जुदा करना इंतखाब, हिंदू इस बात पर एग्री कर गए कि मुसलमानों को जो जुदा करना इंतखाब की सहूलत मिली है 1909 के एक्ट में, मिंटो मार्ले रिफॉर्म में, वो जूं की तूं रहे। अब उन्होंने ये इतराज करना छोड़ दिया कि मुसलमान अलहदा बोर्ड उनको क्यों डालने की इजाज़त दी गई है या वो अपने नुमाइंदे खुद क्यों चुन सकते हैं। अब उन्होंने इसको तर्क कर दिया और पहली डिमांड ये की कि मुसलमानों को अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने दिए जाएं, जुदा करना इंतखाब को बरकरार रखा जाए। नंबर 2 जी, नंबर 2 दूसरा अहम नुक्ता, जो दूसरी डिमांड थी वो थी पासिंग का असूल, वेटेज। अब ये पासिंग वेटेज क्या है, बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम नुक्ता है। ये मुझे अभी 4 माह पहले जब मैंने इंटरव्यू दिया था पीपीएससी का लेक्चर हिस्ट्री का, तो सर ने मुझे ये सवाल किया था कि मिसाके लखनऊ क्या था, तो मैंने उनको बता दिया कि मिसाके लखनऊ ये था। तो जो दूसरा क्वेश्चन था उनका वो ये था कि पासिंग वेटेज क्या है। ये मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूं जो अभी हाल में मैंने इंटरव्यू दिया था लेक्चरर का। तो वेटेज का असूल क्या था, याद रखें कि वेटेज ये था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी उनको, और अकलीतों की तादाद कम थी, अकलीतों को उनकी तादाद से ज्यादा नुमाइंदगी दी जाए, वेटेज ज्यादा वेट दिया जाए। और जहां मुसलमान अकलियत में थे, मुसलमान कम तादाद में थे, वहां मुसलमानों को नशिस्तें ज्यादा दी जाएं। जहां हिंदू ज्यादा थे उनकी तनासब जो थी, मुसलमानों को फॉर एग्जाम्पल पहले 4 सीटें मिलती थी, तो मसाके लखनऊ के तहत कहा गया कि मुसलमानों की 4 की बजाय 6 सीटें करें या 7 सीटें करें, उनकी तादाद से ज्यादा सीटें करें। अच्छा जी, पासिंग वेटेज का मैंने लिखा है, अकलीतों को आबादी के तनासब से ज्यादा सीटें दी जाएं। पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी हिंदुओं के मुकाबले में, या जो दूसरी कौमें आबाद थी सिखों के मुकाबले में। जैसे कि बंगाल में मुसलमानों की तादाद थी 55%, 55%, एंड पंजाब में 50%। तो यहाँ क्या हुआ कि अब उनकी तादाद को, जो सीटें थी मुसलमानों से लेकर अकलीतों को दे दी गई, उनकी सीटें बढ़ा दी गई। इसी तरह जो दूसरे सूबे थे यूपी, सीपी, तो वहां जो थी, वहां मुसलमान अकलियत में थे, उनकी तादाद कम थी, तो वहां मुसलमानों को सीटें ज्यादा दी गई। ये है पासिंग का सूल, वेटेज का सूल, कि जहां अकलीतें, आबादी जिनकी कम हो, वहां उनको आबादी के तनासब से ज्यादा सीटें मिलना, ये वेटेज कहलाता है।
अच्छा जी, अब मरकजी मकनन्ना जो थी उसमें 1/3 नशिस्तें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, अदारा मरकजी वायसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके अंदर कहा गया कि 1/3 सीटें दी जाएं मुसलमानों को। 1/3 मरकजी मकनन्ना में यानी कि मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है वो कम से कम 1/3 होना चाहिए। मरकजी मकनन्ना कानून साज जो कौंसल है मरकज के अंदर, उसमें चौथा जो पॉइंट है अकलीतों को दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जितनी भी अकलीतें थी, मुसलमान थे, हिंदू थे, ईसाई थे, सिख थे, इनके जो मुकद्दस मुकामात हैं उनकी देखभाल की जाए। उनको गवर्नमेंट अपने महकमा औकाफ के अंदर लाए। 10 मिनट। और इसी तरह हिंदुओं को मुसलमान जो पहले जो थे गाओ ज़िबा पर वो पाबंदियां लगाते थे और मस्जिद के आगे गाना बजाते थे, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, तहफ़्फ़ुज़ मिल गया कि ये तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए अकलीतों को। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा और दाखिली खुद मुख्तियारी। अब जगह कम है तो यहां लिख देता हूं। अब बरसगीर पाको हिंद को में डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। इससे पहले डोमिनेंट स्टेट्स नहीं थी, ये एक गुलाम स्टेट्स थी। तो उसमें कहा गया कि जैसी बरतानिया ने दूसरे इलाकों पर कब्जा किया हुआ है और वहाँ कई इलाके ऐसे हैं, कई मुल्क ऐसे थे, मुल्क तो बाद में बने हैं, उस वक्त वो स्टेट्स थी। तो जैसी खुद मुख्तियारी उनको दी गई है वैसी ही खुद मुख्तियारी जो है इंडिया को भी दी जाए। डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा और दाखिली खुद मुख्तियारी, ये 5वां शिक थी, इसका अहम था। उसके बाद था नौकरशाही की मजम्मत, 6 पॉइंट। मिसाके लखनऊ के अंदर जो 6 नुक्ता रखा गया, 6 पॉइंट ये रखा गया, जो नौकरशाही की मजम्मत की गई। नौकरशाही मीन ब्यूरोक्रेसी। जो बड़े बड़े सरकारी अफसर थे वो वायसराय की कौंसिल के अंदर मौजूद होते थे, उसके मेंबर थे। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कहा कि वायसराय की जो कौंसिल हैं उनके अंदर जो सरकारी जितने भी मुलाजमीन हैं, बड़े बड़े अफसर, आईसीएस अफसर उनको कहा जाता था उस वक्त, आईसीएस अफसर, तो आईसीएस ऑफिसर्स को शामिल ना किया जाए। ये था 6 नुक्ता। आप देख रहे हैं सब लोग दोबारा ज्वाइन हो गया है, तो वहीं से स्टार्ट करते थे जहां से मीटिंग एंड हुई थी। 45 मिनट पूरे हो गए थे, इसलिए मीटिंग एंड हो गई थी। अब हम आगे चलते हैं। 5वें के बाद जो 6 पॉइंट था नौकरशाही की मजम्मत, ब्यूरोक्रेसी के जो अफसरान थे जितने भी, कहा गया कि उनको वायसराय की जो मजलिस है कानून साज, उसके अंदर शामिल ना किया जाए। सरकारी मुलाजमीन को, आईसीएस ऑफिसर्स को वायसराय की कौंसिल में शामिल ना किया जाए। 7वां जो पॉइंट था अदलिया को इंतजामिया से अलहदा किया जाए। अदलिया और इंतजामिया उस वक्त इकट्ठी थी और इंतजामिया अदलिया पर असरअंदाज होती थी अपने मुतालबात बनवाने के लिए, और इसलिए कहा गया कि अदलिया को इंतजामिया से अलहदा कर दिया जाए। ये 7वां नुक्ता था, 7वां पॉइंट था।
8वां था सूबाई खुद मुख्तारी, कि सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए, कि सूबे खुद मुख्तार हों, अपना बजट वो खुद तैयार कर सकें, अपना बजट खुद लगा सकें। इसीलिए ये डिमांड की गई मिसाके लखनऊ के अंदर कि सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तियारी दी जाए। ये था आज का मिसाके लखनऊ। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा और इसके जो अहम अहम मंदरजात हैं वो भी आपने समझ लिए हैं। आपको आई होप कि पता चल गया होगा। अब जो है अब आते हैं इसके तबसरे की तरफ, तनकीद की तरफ। मिसाके लखनऊ पर कुछ जो मुसलमान लीडर थे उन्होंने एतराज़ात भी उठाए। इनमें से सबसे पहले सर इलामा इकबाल, इन्होंने कहा था मिसाके लखनऊ पर कि हिंदू डंडी मार गया। ये किसके अल्फाज थे? इलामा इकबाल के। इलामा इकबाल ने मिसाके लखनऊ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदू डंडी मार गया है, उन्होंने इसको पसंद नहीं किया, लखनऊ पैक्ट को। अच्छा जी, इसके बाद कौन थे? इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो जेल में थे। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने भी इसको नापसंद किया मिसाके लखनऊ को, कि ये अच्छा नहीं हुआ, मुसलमानों और कांग्रेस को इकट्ठा इजलास नहीं बुलाना चाहिए था और मुतालबात नहीं करने चाहिए थे। इस तरह चौधरी खलीको जमान ने भी इसको तनकीद का निशाना बनाया और इसको मुसलमानों की ना तजर्बाकारी कहा कि सियासत में मुसलमान इतने तजर्बाकार नहीं हुए, ये उनकी ना तजर्बाकारी की वजह से ये पैक्ट हुआ है, चौधरी खलीको जमान ने। तो ये था आज का लेक्चर मिसाके लखनऊ पर। अब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप उसको कर लेंगे। इसके अंदर सिर्फ 1-2 सवाल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अहम सवाल कि कायदे आजम मुस्लिम लीग के सदर पहली दफा कब बने? तो 1916 में मिसाके लखनऊ के वक्त कायदे आजम पहली दफा मुस्लिम लीग के सदर बने थे। अहम पॉइंट, अहम सवाल याद रखें। इसके बाद कांग्रेस के, ये मैं अरेज कर देता हूं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक सवाल और बड़ा अहम बनता है कि लखनऊ पैक्ट के वक्त कांग्रेस की सदारत किसने की? कांग्रेस की सदारत मैंने बता दिया है पहले कि मुस्लिम लीग की सदारत कायदे आजम ने की, और ये पहली दफा आप जो प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के। तो कांग्रेस की सदारत एसी मजमूदार थे। और एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट? कि लखनऊ पैक्ट का आर्किटेक्ट कौन था? तो कायदे आजम। ले जी, ये अब लास्ट हो गया जी, हमारा खत्म हो गया। ये चीजें अहम चीजें हैं, इनको याद रखें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये पेपर में आ जाएगी तो मिस नहीं होगा, आपका 100% क्लियर हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।